इवनिंग माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय साइंस में मैं अगर आप लोगों को कुछ करा रहा हूं तो वो है हमारी केमिस्ट्री का चैप्टर सबसे पहला, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और ये आज का वीडियो लेक्चर हमारी इस प्यारी सी केमिस्ट्री की यूनिट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का तीसरा वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही, यानी अगर कोई 9th क्लास का बच्चा ये बात आज पहली बार सुन रहा है कि ये तीसरा वीडियो लेक्चर है, तो जरूर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इससे पहले क्या 2 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। बखूबी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस यूनिट के सबसे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज मैटर, यानी इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद वाले अगले लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। और जब मैंने अपना दूसरा वीडियो लेक्चर खत्म किया था तो ये वादा आपसे किया था कि अगले वीडियो लेक्चर में मैं जो टॉपिक शुरू करूंगा उसे हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। सवाल आता है सर आज के टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज का टॉपिक उन्हीं बच्चों को ज्यादा अच्छा समझ आएगा जिन्होंने इससे पहले के 2 वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने इस यूनिट के पहले 2 वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देखना ना भूले, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक शेयर कर दिए। तो स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा मेरी बात को ध्यान से आपको है सुनना, तभी जाके आपको कामयाबी को है चुनना। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर, हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर कन्वर्जन। आई रिपीट माय सेंटेंस, the concept of interconversion of matter, the concept of interconversion of matter from its one state to other, यानी मैटर कन्वर्ट हो रहा है अपनी एक स्थिति से, from its one state to other, यानी मैटर अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है। तो किसी भी मैटर का अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना ही कहलाता है इंटर कन्वर्जन। बट क्वेश्चन आता है व्हाट विल हैपन, हमें जानना है कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन। दूसरा फैक्टर हमें जानना है हाउ इट विल हैपन, किस तरीके से होगा। पहली चीज हम जानेंगे कि व्हाट विल हैपन, दूसरी चीज हम जानेंगे कि किस तरीके से होगा। क्वेश्चन ये आता है कि सर आप पहले ये जानोगे कि क्या होगा, फिर आप जानोगे कि किस तरीके से होगा। अब सवाल ये आता है कि सर पहले ये जानते कि क्या होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखो, इस चैप्टर में जो भी बातें मैं बताऊंगा ना वो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है। हालांकि जो मैं यहां बताने वाला हूं वो सब आप अच्छे से जानते हो, बस साइंटिफिक भाषा में सुनना बाकी है। तो वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नाउ हमें यह जानना है कि कोई भी मैटर अलग अलग फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तो वो किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करता है। आप अच्छी तरह जानते हो कि मैटर 3 स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं, यानी टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट एज tightly packed as solid but they are definitely loosely packed। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मोशन में होते हैं, जिसे हम कहते हैं रैंडम मोशन, और उनके इस मोशन के कारण उनके पास एक एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। लेकिन सॉलिड स्टेट में ये मोशन बहुत लिमिटेड होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। लेकिन लिक्विड स्टेट में ये मोशन अच्छा खासा होता है। और अगर बात करें गैसियस स्टेट की, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। इनफैक्ट उनके बीच में काफी ज्यादा खाली जगह होती है, और किसी भी मैटर के एटम्स के बीच में पाए जाने वाली खाली जगह को हम कहते हैं इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, जो कि सबसे ज्यादा गैसियस स्टेट में होता है। अब सवाल यह आता है कि अगर मुझे एक मैटर को ऑब्जर्व करना है तो वो मैटर किस स्थिति में पाया जाता है। क्योंकि कोई भी मैटर, हमारे आसपास की बहुत सारी चीजें
अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती है। हर मैटर हर स्टेट में एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपका मोबाइल धुआं नहीं बन सकता, आपका मोबाइल पिघल नहीं सकता, माना कि वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपने मोबाइल का सॉलिड वर्जन लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, उसका लिक्विड वर्जन गैस में कन्वर्ट कर दो एंड वाइस वर्सा। नो, not every matter can be easily converted, but yes, it can be either burnt, it can be either decomposed, it can be either destroyed with fire or anything। हम फिलहाल यहाँ पे किसी भी चीज के नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी चीज के तब्दील की बात कर रहे हैं। हम एग्जैक्टली ये जानेंगे कि कैसे कोई मैटर अपनी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जा सकता है। एक एग्जाम्पल देते हैं, सुनो ध्यान से। आप मेरे पास आए और आपने कहा सर एक गिलास पानी पिला दो। आपने कहा सर एक गिलास पानी पिला दो। मैं बड़ा स्मार्ट निकला, मैंने क्या करा, आपको एक गिलास में बर्फ के 5 पीसेस डाल के दे दिए, यानी कि आइस क्यूब्स। आप कहोगे यार सर अजीब है, हमने आपसे पानी मांगा है, आप हमें बर्फ दे रहे हो। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें पानी ही दिया है। करे ये पानी तो नहीं है, ये तो बर्फ है। तो बर्फ क्या होता है? बर्फ पानी ही तो होता है। एक बच्चे ने कहा नहीं, बर्फ पानी नहीं होता, बर्फ तो जमा हुआ पानी होता है। तो आपने कब कहा कि आपको पीने वाला पानी चाहिए? यार पानी तो हमेशा पिया जाता है ना। हाँ मैं मानता हूं कि पानी पिया जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा स्मार्टली आपके सेंटेंस को सुना कि आपने मुझसे पानी मांगा, यानी आपने मुझसे वाटर मांगा, आपने मुझसे वाटर मांगा जो कि आपको लगा कि मैं आपको लिक्विड स्टेट में दूंगा। बट क्या पानी हमेशा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करे ये जरूरी है? नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं। पानी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो वो पानी है, लेकिन पानी जब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो वो फ्रोजन वाटर है, तब उसे आइस कहा जाता है। एक बच्चा कहता है अच्छा अगली बार आप आओ मेरे घर पे पानी मांगने के लिए, फिर मैं बताऊंगा। मैंने कहा जी चलो मैं आपके पास आ जाता हूं। मैं आपके पास आया, मैंने कहा बेटा एक गिलास पानी पिला दो। आपने पता क्या किया? आपने मुझे उसी ग्लास के अंदर ऊपर से ढक के दिया। जैसे ही मैंने उसको कवर खोला अंदर से भाप निकली। मैंने कहा बेटा ये क्या, मैंने तुझसे पानी मांगा है, आप तो मुझे भाप दे रहे हो। तो आपने छूटते कहा सर आपने कौन सा कहा था कि पीने वाला पानी चाहिए? वेरी स्मार्ट। दिस मीन्स कि अगर मैं पानी को ही ऑब्जर्व करूं, क्योंकि पानी हमारे आसपास का दिखने वाला बहुत कॉमन एग्जांपल है। दिस मीन्स दैट वाटर इज दैट स्टेट ऑफ मैटर जो रूम टेम्परेचर पे मतलब सामान्य स्थिति पे, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, सामान्य स्थिति पे, सामान्य तापमान पे, टेम्परेचर को हम तापमान कहते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब जो सराउंडिंग का हमारा टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर पे कोई भी चीज जिस स्टेट में एग्जिस्ट करती है वो उसकी एक्चुअल फिजिकल स्टेट मानी जाती है। सो अगर कोई आपसे पूछे what is the actual physical state, so the actual physical state is that state of matter which is found to be existing at room temperature। तो लकड़ी का टुकड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे लकड़ी का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे लोहे का टुकड़ा है, लेकिन पिघलाने पर वो मोल्टन आयरन बन जाता है, यानी वो बहुत ज्यादा आप उसे अगर गर्म कर दो तो वो पिघल जाएगा, लोहा पिघल जाएगा। लकड़ी को आप जला दो तो वो राख बन जाएगा, पानी को आप जमा दो तो वो बर्फ बन जाएगा, पानी को आप उबला दो तो वो भाप बन जाएगा, और कुछ ना करो तो रूम टेम्परेचर पे पानी आपको पानी ही मिलेगा। दिस मीन्स दैट वाटर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वाटर ही एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारी मदद करता है फिजिकल स्टेट्स के इंटर कन्वर्जन को स्टडी करने में। तो हमारा पहला टॉपिक चल रहा है व्हाट विल हैपन। सो व्हाट विल हैपन में क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूं। कोई भी सॉलिड को अगर हम पिघलाते हैं तो वो पिघल जाएगा, कोई भी लिक्विड को अगर हम जमाते हैं तो वो जम जाएगा। एक बच्चा कहता है लिक्विड को जमाने के बजाय उबाल भी तो सकते हैं, तो वो उबल जाएगा। पिघलना, जमना और उबलना हर कोई जानता है, बस साइंस की भाषा में इन्हें अंडरस्टैंड करना बाकी है। जब हम किसी चीज को जमाते हैं तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं, जब हम किसी चीज को पिघलाते हैं तो उसे मेल्टिंग कहते हैं, और जब हम किसी चीज को बॉयल करते हैं या उबालते हैं तो उसे बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग के प्रोसेस में कोई भी चीज जो उबलती है उसके वेपर्स बन जाते हैं, तो इसलिए उस प्रोसेस को वेपराइजेशन भी कहा जाता है। साइंस की भाषा में इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाली टर्म्स के अलावा कुछ नई टर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं। तो आइए जानते हैं हमारा पहला टॉपिक व्हाट विल हैपन। सो व्हाट विल हैपन में क्या हो सकता है? व्हाट विल हैपन में हो ये सकता है कि कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होके लिक्विड में जा सकता है,
और कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होकर गैस में जा सकता है। एक बच्चे ने कहा कि अगर सॉलिड कन्वर्ट होकर लिक्विड में आ सकता है तो क्या लिक्विड वापस सॉलिड में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। जब लिक्विड गैस में जा सकता है तो क्या गैस वापस लिक्विड में नहीं आ सकती? आ सकती है। और कुछ प्रोसेस में सॉलिड डायरेक्ट गैस में जाता है और कुछ प्रोसेस में गैस डायरेक्ट सॉलिड में आती है। फिलहाल मैं उन सारे प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्लास 9th के कि व्हाट विल हैपन का आंसर क्या है। और व्हाट विल हैपन में तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लिक्विड टू गैसियस स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एंड एक और बड़ी प्यारी चीज जिसे हम कहते हैं सॉलिड टू गैसियस स्टेट, सॉलिड टू गैसियस स्टेट। और ऐसा नहीं है कि हम लौट के नहीं आएंगे। जब सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं तो लिक्विड से सॉलिड में लौट भी सकते हैं। जब हम लिक्विड से गैस में जा सकते हैं तो हम गैस से लिक्विड में लौट भी सकते हैं। और जब हम सॉलिड से गैस में जा सकते हैं तो हम गैसियस से वापस सॉलिड में भी आसानी से आ सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि सर इसका मतलब आपकी बात को अगर ध्यान से सुना जाए तो उस हिसाब से छह चीजें हैं जो हो रही हैं, यानी हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। तो क्या हो सकता है और क्या हो रहा है में 6 जवाब है। कोई सॉलिड पिघल कर लिक्विड बना सकता है, कोई लिक्विड उबल कर गैस बना सकता है और कोई सॉलिड बिना पिघले डायरेक्ट उबल कर गैस बना सकता है। एक बच्चे ने कहा ऐसा सबके साथ हो ये जरूरी तो नहीं है। यस, सेलेक्टेड एग्जांपल्स, इसका कुछ ही चीजों के साथ होगा। सेलेक्टेड एग्जांपल्स है, सबके साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम किसी लिक्विड को जमा कर सॉलिड बना सकते हैं, किसी गैस को हम वापस से ठंडा कर या गैस को जमा कर लिक्विड बना सकते हैं और गैस से वापस सॉलिड बना सकते हैं। ये भी सबके साथ हो ये जरूरी नहीं है। सेलेक्टेड एग्जांपल्स मिलेंगे, इसके भी सेलेक्टेड एग्जांपल्स मिलेंगे। अब सवाल आता है सर व्हाट इज हैपनिंग का नाम क्या है? तो अगर मैं सबसे पहले प्रोसेस की बात करूं सॉलिड टू लिक्विड की, तो बच्चा जानता है कि सॉलिड टू लिक्विड के सबसे पहले प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब बर्फ का पिघलना। बर्फ सॉलिड होती है और पानी लिक्विड होता है, यानी मेल्टिंग का सबसे प्यारा एग्जांपल है आइस का पिघल के पानी बनाना और पानी का जम के आइस बनाना। ये आप अच्छी तरह जानते हो। लिक्विड टू गैस की अगर मैं बात करूं तो जिस पानी को मैंने जमाया था उसी पानी को मैं गर्म करके वेपर्स बना सकता हूं और उन्हीं वेपर्स को मैं ठंडा करके वापस पानी बना सकता हूं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस मैंने आपको यहां बताया बच्चों, आइस टू वाटर, दिस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग, एंड वाटर टू वेपर, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज वेपराइजेशन। इस प्रोसेस को वेपराइजेशन भी कहते हैं या दूसरे शब्दों में कहूं तो बॉइलिंग भी कहते हैं। एक बच्चा बोला सर जितनी भी बातें आप बता रहे हो ये कोई बहुत ज्यादा नई बातें नहीं है। अरे मैंने कब कहा बच्चों कि मैं जो बातें आपको बता रहा हूं वो नई बातें हैं? ये साइंस की भाषा की बातें, ये बखूबी आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं ये सारी बातें एक साथ आपको इस वीडियो लेक्चर में दे रहा हूं ताकि मेरी बातें सुनने के बाद अगर आप कोई किताब खोलते हो तो आपको वो किताब खोलकर अजीब नहीं लगना चाहिए कि यार सर ने जो बातें बताई थी वो तो किताब में लिखी नहीं है साइंस की भाषा में, तो वो बखूबी लिखी है। तो चलो अब मैं आपको जो बातें बता रहा हूं वो यही सारी चीजें हैं, लेकिन अब लाइन से बताऊंगा जो आपको किताबों में देखने को मिलेंगी। मेरी पहली डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी मैटर फ्रॉम इट्स वन स्टेट टू अदर स्टेट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ स्टेट। The process of conversion of any given matter from its one physical form to other physical form is called as change of state. The process of the change of state can occur in any type of form. However, we need to understand that what can occur. After a series of experiments, कुछ चीजों को जलाया गया, कुछ चीजों को जमाया गया, कुछ चीजों को पिघलाया गया, कुछ चीजों को गलाया गया, कुछ चीजों को उबलाया गया और बहुत सारी चीजें जो की गई उसके बेसिस पे पता चला that the solid state is that state in which the particles are tightly packed and they are not moving. Because the particles are not moving, therefore to move them
लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वॉज प्रोवाइडेड। किसी भी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहले रेस्ट पर होते हैं, जब उन्हें हीट प्रोवाइड की जाती है तो उनका रैंडम मोशन ऐसे ऐसे बढ़ने लगता है, ऐसे ऐसे बढ़ने लगता है, और करते करते उनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूटने लगता है। तो किसी भी सॉलिड को हम अगर हीट प्रोवाइड करते हैं, सर एक बच्चा बोला ये हीट प्रोवाइड करते हैं की बात आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं आप लोगों को व्हाट विल हैपन के साथ साथ ये भी तो पढ़ाऊंगा हाउ इट विल हैपन। तो अगर मैं ये पढ़ा रहा हूं कि सॉलिड को गरम कर कर या बर्फ के टुकड़े को गरम कर कर या बिना गरम करे, बर्फ के टुकड़े को आप गरम नहीं भी करते ना तो वो खुद ही पिघल जाता है। एक बच्चा बोला ऐसा कैसे? क्योंकि बर्फ का टुकड़ा ऑटोमेटिकली सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप हीट नहीं भी दोगे तो हमारी सराउंडिंग में इतना टेम्परेचर है कि उसे मिल जाएगा। बर्फ का टुकड़ा महज आपके हाथों पे पड़ा पड़ा पिघल सकता है। एक बच्चा बोला क्या मेरे हाथों में गर्मी है? डेफिनेटली हमारी बॉडी की हीट इज इनफ टू मेल्ट अ पीस ऑफ आइस। हमारी बॉडी की हीट इज इनफ टू ट्रैवल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। एक बच्चा बोला फिर एक बात बताओ, अगर बर्फ का टुकड़ा हमारी बॉडी की हीट ले रहा है और पिघल रहा है तो फिर तो उसे गर्म हो जाना चाहिए, लेकिन बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है हाथों पे पानी ठंडा ठंडा लगता है, गरम गरम नहीं लगता। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में पूछा जाता है, दैट इफ द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस is a process in which heat is absorbed, then why does the ice appears cold when it melts? हिंदी में पूछता हूं, अगर बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्माहट यानी कि गर्मी को एब्जॉर्ब किया जाता है तो फिर क्यों बर्फ पिघलने के बाद भी ठंडी होती है? अबे जब बर्फ गर्मी के आने से पिघल रही है तो फिर बर्फ तो गर्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बर्फ तो पिघलने के बाद भी ठंडी रहती है। फिर ऐसा क्यों? इसका जवाब मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, लेकिन 2-4 मिनट के बाद। पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो इसी से रिलेटेड है, उन्हें पूरा कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं सीरीज में कुछ बातें बताऊंगा। तो सीरीज में जो बातें बता रहा हूं उनका सिलसिला अभी चल रहा है। तो उस सिलसिले के अनुसार मैंने आपको सबसे पहली बात यह बताई कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाने के लिए हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी हम पार्टिकल्स को दूर ले जाते हैं। एक बच्चा बोला ऐसा क्यों? बिल्कुल सही, ऐसा क्यों? यानी मैंने आपको पढ़ाया व्हाट विल हैपन, मैंने आपको पढ़ाया हाउ विल इट हैपन। अब क्वेश्चन आता है व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई नॉट समथिंग एल्स? आप गर्म ही क्यों कर रहे हो, कुछ और क्यों नहीं कर रहे? आओ जवाब देता हूं कि क्यों गर्म किया जा रहा है और किस बेसिस पे गर्म किया जा रहा है, और जो गर्म किया जा रहा है उससे करने से होगा क्या। आपको इसके लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सॉलिड का। तो मैं ये सारे पॉइंट यहां मिटा दे रहा हूं क्योंकि व्हाट विल हैपन आपको समझ आ चुका है, लेकिन हाउ विल इट हैपन मैं बता रहा हूं, बट व्हाई इट विल हैपन बाय दैट टेक्निक ओनली ये मुझे बताना जरूरी है। तो सॉलिड का एक स्ट्रक्चर मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बखूबी समझाया था कि सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, और उनके बीच में जो ये खाली जगह है ये खाली जगह बहुत कम होती है, ये खाली जगह बहुत कम होती है, ये खाली जगह बहुत कम होती है, और वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। तो किसी भी सॉलिड का पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वो पूरी तरह से टाइटली पैक्ड है। पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू मूव। अब अगर ये मूव नहीं कर रहे हैं इसका मतलब साफ साफ कहो ना सर दैट दे लैक काइनेटिक एनर्जी। उनके पास वो ऊर्जा ही नहीं है जिससे ये पार्टिकल्स मूव कर सके। एक बच्चा बोला क्या काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो होता है जो एनर्जी किसी भी चीज को मूव कराती है? डेफिनेटली मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट इज सेड टू बी इन मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी सॉलिड स्टेट में अगर हम नोटिस करें तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं कि उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, लेकिन लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, इसलिए उनके पास एक अच्छा खासा मोशन होता है और वो आसानी से मूव करते हैं। अब करे तो करे क्या?
इन पार्टिकल्स को हम पास नहीं ला सकते। एक बच्चा कहता है पास क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि वो एक दूसरे के पहले से ही बहुत पास है, यानी सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सॉलिड्स को आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अरे जब किसी चीज को दबा नहीं सकते, किसी चीज को पास ला नहीं सकते, तो कम से कम दूर ले जाने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स को दूर ले जाने के लिए हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, एंड दिस हीट एनर्जी में बर्न सम सॉलिड्स। कुछ सॉलिड्स में तो अगर आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो पिघल के पानी नहीं बनाएंगे, तो इसलिए सारे सॉलिड्स मेल्ट हो ये जरूरी नहीं है। कुछ सॉलिड्स मेल्ट होते हैं और रैदर कुछ सॉलिड्स बर्न होते हैं। तो हम जलने की प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम पिघलने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टीचिंग यू बर्निंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग यू हीटिंग राइट नाउ। आई एम नॉट टीचिंग यू किसी चीज का जलना, आई एम टीचिंग यू किसी चीज का पिघलना। वी आर स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ नॉट बर्निंग, बट वी आर स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। सो द प्रोसेस ऑफ अ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड स्टेट into a liquid state on giving some amount of heat energy is called as melting। और जिस तापमान पे, ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी चीज को हीट दोगे तो उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर आप जानते हो फिजिक्स में पढ़े जाने वाली एक ऐसी क्वांटिटी है। हाँ, एक्चुअली में टेम्परेचर फिजिक्स में पढ़ी जाती है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो टेम्परेचर एक क्वांटिटी है जिसे नापने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, टाइम एक क्वांटिटी है जिसे नापने के लिए हमारे पास घड़ी है। तो हर क्वांटिटी को नापने के लिए हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि वजन। वजन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तराजू है। तो यही वजह है कि मैं आपको व्हाट विल हैपन और हाउ विल हैपन के बाद क्यों इट विल हैपन एंड व्हाई ओनली दिस विल हैपन का जवाब दे रहा हूं। तो व्हाई ओनली दिस विल हैपन का जवाब यही है कि सॉलिड के अंदर क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के पहले से ही बहुत पास है, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें उन्हें दूर ले जाने के लिए बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो व्हेन वी प्रोवाइड हीट एनर्जी टू एनी सॉलिड, द पार्टिकल्स बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनके बीच का इंटर एटॉमिक बॉन्ड टूट जाता है, और उसके कारण वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास रहेंगे नहीं, जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी स्थिति यानी उनकी स्टेट में कुछ बदलाव आएगा। ऐसा सभी सॉलिड्स के साथ हो ये जरूरी नहीं है। अब आपको यार बर्फ का टुकड़ा मैंने पिघलाया तो पिघल गया, कागज का टुकड़ा पिघला रहा हो तो पिघल नहीं रहा, क्योंकि कागज का टुकड़ा जलाने पर जल जाता है। कागज के टुकड़े को जब हम गर्माहट देंगे तो वो जल जाएगा, यानी वो पिघलेगा नहीं। सो एवरी मैटर गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन जो हो रहा है कम से कम वो तो पढ़ ही सकते हैं ना। यही वजह है कि जब बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो उसे मेल्टिंग कहते हैं। और कई बार जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में जाने की बजाय डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाता है। ऐसा भी सबके साथ हो ये जरूरी नहीं है, कुछ सॉलिड्स के साथ ऐसा होता है। सर जवाब दो ना। जैसे कि का बहुत प्यारा एग्जांपल है नैप्थलीन, इंडिगो, आयोडीन। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अपनी सॉलिड स्टेट में अगर उनको गर्माहट दी जाए तो वो डायरेक्ट धुआं बन जाते हैं, वो डायरेक्ट वेपर बन जाते हैं। इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल, हमारे घर में हम लोग धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाते हैं, और उसका सबसे प्यारा एग्जांपल, मच्छर को भगाने के लिए आप मोर्टीन कॉइल जलाते हो, जिसको जब आप जलाते हो तो वो डायरेक्ट वेपर स्टेट में जाती है। द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड स्टेट डायरेक्टली एंटर्स इनटू अ गैसियस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट। सुनो, ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो। वो प्रक्रिया जिसमें कोई भी सॉलिड स्टेट का मैटर गैसियस स्टेट में डायरेक्ट तब्दील हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट से गुजरे, इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। यानी बातों बातों में मैंने आपको दो चीजें सिखा दी, सॉलिड से लिक्विड में जाना सिखा दिया और सॉलिड से गैस में जाना सिखा दिया। सॉलिड से लिक्विड में जाने को हम मेल्टिंग कहते हैं, यानी कि पिघलाना, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाने को हम सब्लिमेशन कहते हैं, यानी बिना पिघलाए हवा में उड़ाना।
तो किसी भी पानी को जमाओगे तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ को पिघलाओगे तो पानी बन जाएगा, पानी को जमाओगे तो बर्फ बन जाएगा। सुनो ध्यान से, ये जो पूरी की पूरी मैं आपको कहानी पढ़ा रहा हूं, इसी कहानी को मैं कुछ सेंटेंसेस में बताने की जब कोशिश करता हूं तो वो कविता कुछ इसी प्रकार निकलती है। पानी को जमाओगे तो पानी जम जाएगा, बर्फ को पिघलाओगे तो पानी बन जाएगा, पानी को जमाओगे तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ को पिघलाओगे तो पानी बन जाएगा। ज्यादा गर्म तुम किसी पानी को करोगे तो सीधा धुआं बन जाएगा, ज्यादा गर्म तुम पानी को करोगे तो सीधा धुआं बन जाएगा। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो पानी में नहीं जाते, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो लिक्विड में नहीं जाते, रहकर धुआं बन जाते। जब ऐसा हो जाएगा तो प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाएगा। तो बातों बातों में मैंने आपको पिघलाना क्या होता है ये बता दिया, किसी भी चीज को बिना पिघलाए हवा में ले जाना क्या होता है ये बता दिया। अब आप खुद सोचो, क्या ये बताना डिफिकल्ट है कि जमाना क्या होता है? ऑब्वियसली नहीं। जब आप हीट देकर पार्टिकल्स को दूर कर सकते हो तो आप हीट लेकर पार्टिकल्स को पास ला सकते हो। बिल्कुल सही। हीट देने को हम कहते हैं राइज इन टेम्परेचर और हीट लेने को हम कहते हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर। आपके घर में जब आप फ्रिज में कोई सामान रखते हो तो कभी भी आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रिज क्या करता है और आप अगर जवाब देते हो कि फ्रिज ठंडक देता है तो इसका आंसर गलत है। कोई भी साइंस के टीचर को टेस्ट करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं। अगर एक साइंस के टीचर को सही लॉजिक पता है तो वो आपसे गलत जवाब कभी शेयर नहीं करेगा। और किसी भी बच्चे को आप टेस्ट कर सकते हो, उससे पूछो फ्रिज क्या देता है, ठंडक देता है या गर्माहट लेता है? तो फ्रिज कभी ठंडक नहीं देता, फ्रिज गर्माहट लेता है। तो जब वो गर्माहट लेता है तो ऑटोमेटिकली चीजें ठंडी हो जाती है। क्यों? फ्रिज में ठंडक कहां से आई? फ्रिज में ठंडक पहले से नहीं होती। फ्रिज में रैदर एक सिस्टम होता है जिसका काम होता है हीट को कलेक्ट करना। जब किसी भी चीज की वो हीट कलेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो चीज ठंडी हो जाती है। यानी हाउ इट इज हैपनिंग में it can happen by two ways, either by increasing the temperature or by decreasing the temperature। यानी किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को उसका तापमान बढ़ाकर बदला जा सकता है और किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को उसका तापमान घटाकर बदला जा सकता है। बर्फ को अगर आप गर्म करोगे तो उसका मतलब उसकी हीट एनर्जी बढ़ा रहे हो, पानी को आप ठंडा करोगे इसका मतलब आप उसकी हीट एनर्जी घटा रहे हो। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने आपको जो बताया वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारा खेल टेम्परेचर का है। तो इसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। बिल्कुल सही आपने सुना। यानी what is happening, how it is happening and why it is happening में एक नया टॉपिक उठ चुका है, that how it is happening by two ways। पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं that how a matter can be changed from its one state to other state। सबसे पहला तरीका, यानी हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं two different या two major ways by which one matter can be converted to other state of matter। यानी what are the two major ways by which a matter can be converted to other form। यानी उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाया जा सकता है। आओ बातों बातों में एक बार पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहली चीज मैंने आपको पढ़ा दिया, किसी भी चीज का पिघलना इज कॉल्ड एज मेल्टिंग, किसी भी चीज का उबलना इज कॉल्ड एज बॉइलिंग, और किसी भी चीज का बिना पिघले सीधा धुआं बन जाना इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। यानी मेल्टिंग में जो सॉलिड होता है वो सॉलिड लिक्विड में जाता है, बॉइलिंग में जो लिक्विड होता है वो आपका गैस में जाता है, या मुझे कहना चाहिए कि वेपर स्टेट में जाता है। लेकिन सब्लिमेशन में जो सॉलिड है वो सीधा वेपर्स में जाता है। एक बच्चा बोला ये तीनों प्रोसेस में हो क्या रहा है? इन तीनों प्रोसेस में सुनना मेरी बात ध्यान से,
इन तीनों प्रोसेस में, सुनना मेरी बात ध्यान से, इन तीनों प्रोसेस में हीट एनर्जी दी जाती है, हीट एनर्जी दी जाती है, इन तीनों प्रोसेस में हीट एनर्जी दी जाती है। दैट इज टेम्परेचर को राइज किया जाता है, दैट इज टेम्परेचर को, टेम्परेचर का बहुत सिंपल मतलब है तापमान। ये वही तापमान है जिसे आप अपने बुखार होने पर थर्मामीटर की मदद से नापते हो। और तापमान की फिजिक्स में दो यूनिट मेजर रूप में इस्तेमाल की जाती है, एक जिसे हम कहते हैं सेल्सियस और एक जिसे हम कहते हैं केल्विन। ऐसा नहीं है कि और यूनिट इस्तेमाल नहीं होती, एक और तीसरी यूनिट है जिसका जिक्र हम लोग इस चैप्टर में नहीं करेंगे, उसे हम कहते हैं फ़ारेनहाइट। फिलहाल सुन लीजिए, सेल्सियस को लिखने का तरीका होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन को लिखने का तरीका होता है डिग्री केल्विन। ये यूनिट कैसे बनी, ये यूनिट कैसे बनी और ये यूनिट कैसे बनी? एक्चुअली में ये तीनों वैज्ञानिकों के नाम है। सेल्सियस नाम के वैज्ञानिक ने, केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने, फ़ारेनहाइट नाम के वैज्ञानिक ने एक ही कॉन्सेप्ट को तीनों आदमियों ने अपने तरीके से समझाया। जब तीनों आदमियों ने एक ही कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट किस चीज का? कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, इन तीनों वैज्ञानिकों ने एक ही प्रोसेस को अपने अपने तरीके से समझाया। और जब दुनिया को इनके द्वारा बताई हुई बात समझ आई तो पता चला कि यार तुम तीनों ही सही हो। तो तुम तीनों अगर सही हो तो फिर तीनों की बात को एक तरीके से अगर बोलेंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा। अगर सेल्सियस की बात सही मानते तो केल्विन कहता मेरी कौन सा गलत है, फ़ारेनहाइट की बात सच मानते तो ये दोनों कहते हमारी कौन सी गलत है। इसलिए इनमें से किसी की बात को कुछ गलत नहीं कहा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इन्होंने कहा क्या, बिल्कुल आपको पता चलेगा, लेकिन 9th क्लास में नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास में इतना बेहतरीन केमिस्ट्री के अंदर इनके बारे में ज्ञान दिया गया है कि बहुत अच्छे से समझाया गया है कि भाई सेल्सियस तू आया कहां से, भाई केल्विन तेरी डिस्कवरी कैसे हुई, भाई फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तू क्या है। फिलहाल हमें केवल इतना समझना है कि इनके बीच का रिश्ता क्या होता है, फिलहाल हमें केवल इतना समझना है कि इनके बीच का रिश्ता क्या होता है। तो केल्विन टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में एक रिश्ता है, केल्विन टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में एक रिश्ता है। सवाल आता है सर क्या रिश्ता है? बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए, केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए 273 माइनस करते हैं, केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बिठा लेना। हाउ टू कन्वर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कन्वर्ट केल्विन, हाउ टू कन्वर्ट केल्विन टू सेल्सियस, हाउ टू कन्वर्ट केल्विन टू सेल्सियस और how to convert Celsius to Kelvin, how to Kelvin, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि तीनों वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से एक ही बात को गलत तो बिल्कुल नहीं कहा, सही कहा। तो भाई किसकी बात सच है, किसकी बात झूठी है, ये हम किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को नहीं बोल सकते थे, रैदर हमने उनके बीच में एक रिलेशन डेवलप किया। तो ऐसा नहीं है कि फ़ारेनहाइट का रिलेशन सेल्सियस के साथ नहीं है, बखूबी है। हम 9th में, साइंस में तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, मैथ्स में आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को जरूर मिल जाएगा दैट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 में ये फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा। एक बच्चा बोला ये साइंस का फॉर्मूला मैथ्स में क्या कर रहा है? एक्चुअली में वहां पे ये इक्वेशन के रूप में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी तो आप समझ जाओगे। फिलहाल जो मैं बता रहा हूं वो सुनो कि केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए, यानी अगर मान लो मेरे पास कोई टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है और मुझे कहा गया कि इसका डिग्री सेल्सियस निकालो, सो केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए 273 माइनस करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 273.15 होती है। एक बच्चा बोला ये वैल्यू कहां से आई, ये कैसे बना रिश्ता? हर चीज का जवाब है मेरे बच्चों, हर चीज का जवाब। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं है, लेकिन जवाब का ये सही वक्त नहीं है। फिलहाल आप सीख रहे हो व्हाट, आप सीख रहे हो हाउ और थोड़ा थोड़ा व्हाई।
बहुत ज्यादा वाई नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा वाई के सभी जवाब आपको हायर क्लासेस में मिलेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना जान लो कि जो टेम्परेचर है वो 2 यूनिट में स्टडी किया गया, केल्विन टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर। फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। सेल्सियस नाम के वैज्ञानिक ने पता लगाया कि उसके अनुसार 0 डिग्री सेल्सियस वो तापमान है, 0 डिग्री सेल्सियस वो तापमान है जिसमें बर्फ जमी हुई प्राप्त होती है, यानी पानी जमा हुआ प्राप्त होता है। यह किसने कहा? सेल्सियस ने कहा। कितना तापमान कहा? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन कहता है कि नहीं भाई, तेरे लिए होगा ये 0 डिग्री सेल्सियस, मेरे लिए तो ये 273 केल्विन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका 0 डिग्री सेल्सियस था वो इसका 273 था। सेल्सियस को पता चला कि जब वो 0 से टेम्परेचर बढ़ाता है 100 कदम आगे आता है, मतलब 0 डिग्री से 100 डिग्री पे जाता है तो पानी उबल जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेल्सियस ने जब ये बात केल्विन को कही कि मैं 0 से 100 कदम आगे जाता हूं तो पानी उबलने लगता है, तेरा क्या हिसाब है? केल्विन कहता है मेरे साथ भी ऐसा ही है भाई, मैं 273 से जब 373 पे जाता हूं 100 कदम आगे तो पानी उबलने लगता है। तो लोगों ने कहा कि सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन का 373 केल्विन, इसका मतलब बराबर है। तो तुम्हें फर्क कितना है भाई? फर्क है 273 का। यही वजह है कि जब आप केल्विन से सेल्सियस में जाओगे, तो 273 माइनस करोगे, आप 273 माइनस करोगे। और जब आप सेल्सियस से केल्विन में जाओगे तो आप 273 ऐड करोगे, यानी आप प्लस करोगे। ये बेसिक ज्ञान मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत बेसिक ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस में अगर मैं 273 ऐड करता हूं तो मुझे 273 केल्विन मिलता है, और 100 डिग्री सेल्सियस में अगर मैं 273 ऐड करता हूं तो मुझे 373 केल्विन मिलता है। तो जो चीज यहां पर सेल्सियस में पॉइंट है वो चीज यहां पर केल्विन में है, और जो चीज यहां पे सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट है वो चीज यहां केल्विन में है। एग्जांपल्स और भी बहुत सारे हैं जिन्हें आप प्लस माइनस करके आराम से जान सकते हो, आराम से सीख सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर वी डूइंग? वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। देखो साफ साफ लिखा है, इन तीनों प्रोसेस में हीट एनर्जी दी जाती है, दैट इज टेम्परेचर को जिसे तापमान कहा गया, 3 यूनिट में नापा गया। टेम्परेचर को आगे तो लिखो सर जी, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, यानी टेम्परेचर को राइज किया जाता है, तब जाके ये प्रोसेस होता है। एक बच्चा कहता है नहीं, मैं टेम्परेचर राइज नहीं करूंगा, मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा। तो मैंने जो आपको ये पढ़ाया है ये प्रोसेस टेम्परेचर राइज करने से हो रहा है। आओ अब जानते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा? सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड मिला, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड मिला, लेकिन लिक्विड का टेम्परेचर अगर घटाते, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, मैं बात कर रहा हूं लिक्विड का टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज करूंगा, लिक्विड को ठंडा करूंगा, टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा यानी ठंडा करूंगा, तो लिक्विड का टेम्परेचर जब मैं डिक्रीज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सॉलिड मिलेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक उसी प्रकार जब मैं गैस का टेम्परेचर, किसी गैसियस स्टेट का टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, यानी किसी पार्टिकल्स को, वेपर के पार्टिकल्स को ठंडा करूंगा, तो पार्टिकल्स ठंडा होकर पहले लिक्विड बनाएंगे और फिर और ठंडा होकर सॉलिड बनाएंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। बिल्कुल सही, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। दूसरे प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग।
दूसरे प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग, और एक प्रोसेस और होता है जिसे हम कहते हैं डीसब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन का ठीक उल्टा, सब्लिमेशन का ठीक उल्टा। कंडेंसेशन में लिक्विड जमता नहीं, कंडेंसेशन में कोई भी गैसियस स्टेट लिक्विड में लौटती है। फ्रीजिंग में, सुनेंगे ध्यान से, फ्रीजिंग में कोई भी लिक्विड स्टेट सॉलिड में लौटती है, और डीसब्लिमेशन में कोई भी गैसियस स्टेट सॉलिड में लौटती है। ये कोई भी का मतलब कोई स्पेसिफिक हो रहा है, कोई भी का मतलब ये नहीं कि सबके साथ ऐसा होगा। इस पूरे प्रोसेस में हीट को डिक्रीज किया गया है, टेम्परेचर यानी कि तापमान को घटाया गया है। ये प्रोसेस आपके सामने है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों। मैंने आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा दिया, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। एक बच्चा बोला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो ऐसे कह रहे हो जैसे और कोई इफेक्ट भी होता है, बेशक होता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर के टॉपिक में एक और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर से क्या होगा तो सुनो, प्रेशर से भी किसी स्टेट ऑफ मैटर को उसकी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदला जा सकता है। एक बच्चा कहता है सर टेम्परेचर समझ आया कि आप हीट दोगे तो पार्टिकल दूर जाएंगे, आप हीट लोगे तो पार्टिकल्स पास आएंगे। तो भाई दूर ले जाने के लिए और पास ले जाने के लिए प्रेशर भी तो लगा सकते हैं और प्रेशर घटा भी सकते हैं। जी हां, सो व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर इज अप्लाइड टू सम लिक्विड्स, नॉट ऑल द लिक्विड्स, दे मे सॉलिडिफाई, and when large amount of pressure is applied to gases then they may liquefy। बिल्कुल सही आपने सुना। आओ शुरू करें इस वीडियो लेक्चर का आखिरी टॉपिक, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का जो टॉपिक चल रहा है। हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, कि जब किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पे पार्टिकल्स पे प्रेशर लगाया जाएगा, यानी अगर ये एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पार्टिकल्स ऐसे ऑलरेडी टाइटली पैक्ड है, तो क्या आप इस पे प्रेशर लगाओगे? नहीं लगाओगे। इसलिए सॉलिड्स पे प्रेशर लगा के कोई फायदा नहीं, प्रेशर पे सॉलिड्स पे प्रेशर लगा के कोई फायदा नहीं। लेकिन लिक्विड्स पे प्रेशर लगा के उन्हें सॉलिडिफाई किया जा सकता है, और गैसेस पे प्रेशर लगा के उन्हें लिक्विफाई किया जा सकता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। कहते हैं। एक बच्चा कहता है जब कोई लिक्विड सॉलिड में जाएगा यानी पानी बर्फ बन जाएगा तो उसे फ्रीजिंग भी तो कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि इस प्रोसेस में तापमान का रोल नहीं लगा। क्या यहां पे टेम्परेचर का रोल आया? नहीं। फ्रीजिंग वाला जो प्रोसेस है उसमें तापमान यानी टेम्परेचर, हीट का आना और हीट का जाना इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए उसका नाम अलग है और यहां पे इसका नाम अलग है। एक बच्चा कहता है अगर दोनों करते तो हां, आप दोनों भी कर सकते हो। So one form of state can be converted to other form of state by either the effect of temperature, या तो सिर्फ टेम्परेचर के प्रभाव से उसकी स्थिति को बदला जा सकता है, या फिर by effect of pressure, प्रेशर के बदलाव से उसकी स्थिति को बदला जा सकता है, और by both the effect of temperature and pressure। जनरली गैसेस को जब ठंडा किया जाता है, क्योंकि गैसेस के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, आप प्रेशर लगाओगे तो यहां से निकल जाएगी वो, इसलिए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ज्यादातर गैसेस, बहुत सारी क्या, मोस्ट ऑफ देम
गैसेस लिक्विफाई हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विफैक्शन। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विफैक्शन। आपके सामने दो चीजें हैं, एक प्रोसेस जिसे कहा गया सॉलिडिफिकेशन और दूसरा प्रोसेस जिसे कहा गया लिक्विफैक्शन। अब अगर मैं और ज्यादा किसी गैस पे प्रेशर लगा के उसे लिक्विड में लाता हूं और लिक्विड पे प्रेशर लगा के उसे सॉलिड में लाता हूं तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहा जाएगा। यह चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चीज आपके लिए बहुत सिंपल है और क्रूशियल है कि आप समझो कि व्हाट आर डिफरेंट प्रोसेस दैट वी हैव स्टडीड। अब इनके कुछ लाइव एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं जिससे आप विजुअलाइज कर पाओगे। आपने अक्सर देखा होगा चिल्ड पानी, स्टील का ग्लास अगर आपने कभी देखा हो, स्टील के ग्लास पे जब आप ठंडा पानी डालते हो तो उसकी आउटर बाउंड्री पे कुछ वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने स्टील के ग्लास पे चिल्ड पानी डाला तो आसपास के जो वेपर्स थे उन्हें ठंडक मिली और वो अपनी गैसियस स्टेट से लौटकर लिक्विड स्टेट में आ गए। तो आपने देखा होगा स्टील के ग्लास के चारों तरफ एक लिक्विड की परत जम जाती है, कब? तब जब उसमें चिल्ड पानी डाला जाता है स्टील के ग्लास पे। आपके घरों में जो कुकिंग सिलेंडर है, जो हमारे घरों में गैस वाला सिलेंडर है, उसको जब हिलाओ तो ऐसा लगता है कि अंदर लिक्विड भरा है। परफ्यूम की बोतल को हिलाओ तो ऐसा लगता है अंदर लिक्विड भरा है। मच्छर को मारने के लिए जो आप अपने घर में मोर्टीन स्प्रे इस्तेमाल करते होंगे, उसको अगर आप हिलाओ तो ऐसा लगता है उसमें लिक्विड भरा हुआ है। लेकिन जब इन तीनों एग्जांपल्स में मैं प्रेशर रिलीज करता हूं, प्रेशर मतलब कि जैसे ही आप गैस का बर्नर ऑन करते हो आपको बाहर लिक्विड नहीं मिलता, आपको बाहर वही लिक्विड प्रेशर कम होने पर गैस की फॉर्म में मिलता है। यानी जो लिक्विड सिलेंडर में मौजूद है वो एक्चुअली में गैस है, जो लिक्विड परफ्यूम की बोतल में मौजूद है वो एक्चुअली में गैस है, जो लिक्विड मोर्टीन की बोतल में मौजूद है वो एक्चुअली में गैस है। तो फिर सर वो लिक्विड जैसा फील क्यों देती है? वो लिक्विड जैसा फील इसलिए देती है क्योंकि वो गैस हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड है। इसलिए सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, एलपीजी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है क्योंकि वो गैस ही है। सिर्फ उसका जब प्रेशर रिलीज होता है तो उसे पता चल जाता है अरे वाह प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर कम होते ही जो पार्टिकल्स पहले लिक्विड स्टेट में यहां थे, सॉलिड होता तो यहां होते, जो पार्टिकल्स पहले लिक्विड स्टेट में यहां थे वो गैसियस स्टेट में मिलते हैं। इसलिए बर्नर ऑन करने पर हमें गैस मिलती है, परफ्यूम की बोतल स्प्रे करने पर हमें गैस मिलती है। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां हम देख पा रहे हैं कि कैसे लिक्विड स्टेट को हाई प्रेशर में लेकर दबाकर कंप्रेस करके कंटेनर्स में रखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर और बाय द इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम any given state of matter can be converted from its one form to the other form। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लेकिन इस पूरे टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे और सवाल हैं जिनके जवाब मुझे देने बाकी हैं। एक बच्चा बोला जैसे कि मत भूलो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर बर्फ का पिघलना, यानी इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं बर्फ के पिघलने वाले एग्जांपल पे लौटूं तो बर्फ के पिघलने का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर बर्फ के पिघलने का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो फिर तो बर्फ गर्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब बर्फ पिघलती है आपके हाथों पे ही क्यों ना पिघल जाए, तो क्या आपको गर्म पानी मिलता है या ठंडा पानी मिलता है? ठंडा पानी मिलता है। तो फिर भैया जो हीट बर्फ को दी थी वो हीट कहां गई? ऐसा लगता है, ऐसा लगता है एज इफ वो हीट कहीं छुप गई। छुपी हुई हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब वो हीट जो थी तो सही लेकिन उसने अपना एहसास नहीं कराया। अगर मैं अपने हाथों पे एक बर्फ का टुकड़ा रखता हूं तो बर्फ का टुकड़ा मेरी बॉडी की गर्माहट को एब्जॉर्ब करके पिघलना शुरू हो जाएगा।
यानी बर्फ का टुकड़ा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ये हम सब जानते हैं कि बिना हीट एब्जॉर्ब करे बर्फ का टुकड़ा नहीं पिघलेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बर्फ का टुकड़ा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो भाई बर्फ के टुकड़े तो गर्म क्यों नहीं हुआ? हीट एब्जॉर्ब करने से तो चीजें गर्म होती हैं। यानी हीट है परंतु अपना एहसास नहीं होने दे रही। हमें पता है कि हीट है लेकिन वो अपनी प्रकृति या अपने मौजूदगी का हमें एहसास नहीं होने दे रही। तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने तो हो लेकिन कहां हो मुझे नहीं पता। तो मैं कहता हूं कि भाई कहां छुपे हुए हो? मुझे आपकी आवाज आ रही है लेकिन आप मिल नहीं रहे। तो मैं कहीं यही कहूंगा भाई कहां छुपे बैठे हो, कहां से आवाज दे रहे हो? ठीक उसी प्रकार एक बर्फ का टुकड़ा जब हमारे हाथों पे रखा जाता तो हमारे बॉडी की गर्माहट को लेकर वो बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता। लेकिन अगर बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता तो फिर बर्फ के टुकड़े का तापमान क्यों नहीं बढ़ता? बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल, बताऊंगा। इसे कहते हैं लेटेंट हीट। जानते हो कि बर्फ का टुकड़ा बॉडी की हीट लेकर भी पिघलने के बाद गर्म क्यों नहीं होता? एक बच्चा फट से बोल पड़ा, सर होगा भी कैसे? जो हीट उसने ली है उससे तो वो पिघल गया। जब वो सारी हीट लेकर पिघल गया तो उसको गर्म होने के लिए तो और हीट चाहिए। इसलिए जब वो पिघलता है वो गर्म नहीं ठंडा ही होता है, क्योंकि जो हीट उसने ली थी वो हीट उसे पिघलाने में काम आ गई। तो सुनो ध्यान से, वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय आइस is utilized in the process of melting but is not available for the rise in temperature। उसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। पहले बर्फ पिघलेगी, पानी बनेगा, ठंडा लगेगा, थोड़ी देर बाद और नॉर्मल होगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या शुरुआत में उसका तापमान बढ़ा? बिल्कुल नहीं बढ़ा। दिस इज द रीजन कि जो हीट उस बर्फ को मिली वो ऐसा लगा कि छुपी हुई थी। क्योंकि वो हीट छुपी हुई थी इसलिए उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक बच्चा बोला अब ये फ्यूजन क्या है भाई? घबराओ नहीं बच्चों, फ्यूजन मेल्टिंग का नया नाम है। फ्यूजन मेल्टिंग का नया नाम है। फ्यूजन मेल्टिंग का नया नाम है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज गिवन टू अ 1 kg piece of solid so that its temperature may rise by 1 degree Celsius। उसका तापमान बढ़ सके, या हम कह सकते हैं कि उसका तापमान बढ़ने की बजाय it is the amount of heat that is utilized in the conversion of 1 kg of solid to a liquid state। एक सॉलिड से लिक्विड में ले जाने के लिए जो ऊर्जा उसे दी गई है उस ऊर्जा का जो तापमान है उसे कहा गया है लेटेंट हीट। और क्योंकि ये प्रोसेस पिघलाने में हुआ है तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक बच्चा कहता है ऐसे तो फिर आप पिघलाने की बजाय उबलाने में भी बोलोगे। ऑब्वियस सी बात है, उबलाने में भी ये चीज पूछी जा सकती है, व्हाई एंड हाउ। जब आप पानी उबालते हो तो भाप और पानी के तापमान में फर्क होता है। गर्म पानी छुओगे तो गर्म लगेगा, लेकिन सर्दी जुकाम जब होती है तो उसी गर्म पानी की स्टीम हम अपने चेहरे पे लेते हैं, नोस्ट्रिल्स पे लेते हैं, हमें स्टीम लेते हैं। हमें डॉक्टर एडवाइस करता है कि टेक स्टीम सो दैट योर ब्लॉकेज ऑफ द नोज कैन ओपन। अब मुझे बताओ, क्या आप उस पानी में सीधा अपना मुंह डाल सकते हो? बिल्कुल नहीं डाल सकते। दिस मीन्स कि आप इस बात का भरपूर ध्यान रखोगे कि पानी का तापमान और भाप के तापमान में फर्क है। फर्क हो भी क्या ना, क्योंकि जो तापमान आपने पानी को दिया है वो भाप को इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत प्यारा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। What do you understand by latent heat of fusion? What do you understand by latent heat of vaporization? ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और मैंने आपको बखूबी समझाया है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। सो माय डियर क्लास 9th के बच्चों, अब अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो सच्चाई ये है
कि 9th क्लास की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का द टॉपिक ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर खत्म। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से मैंने आपको बातों बातों में पूरा ज्ञान दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, एक ही चीज करनी है, अपनी एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी नहीं है तो कोई भी दुनिया की रिफ्रेशर उठाओ, क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसकी थॉरो रीडिंग करो, दिमाग लगाओ और देखो कि मास्टर ने क्या पढ़ाया है। क्या आपको भी किताब में वही नजर आया है जो मास्टर ने यहां पढ़ाया है? और अगर हां तो समझो मेरा टारगेट पूरा हो गया, समझो मैंने आपको प्रॉपर ज्ञान दे दिया। वॉट एवर थिंग्स आई टॉट यू हियर ऑन द बोर्ड टुडे, वॉट एवर थिंग्स, जो भी चीजें मैंने आपको यहां समझाई हैं वो बखूबी आपके काम आएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखो। लेकर आऊंगा बहुत जल्द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का अगला और इनफैक्ट आखिरी, क्योंकि एक ही टॉपिक बचा है इस चैप्टर के अंदर, एक ही टॉपिक बचा है अब जिसे हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का टॉपिक बहुत जल्द लेकर आऊंगा और मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का खात्मा कराऊंगा। तब तक के लिए दिल थाम के बैठिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ना भूलें। Thank you once again, my dear lovely 9th class के children.